4 पढ़ेंगे, क्लास 11th एनसीईआरटी, दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक्स है आगे की कोडिंग करने के लिए एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है कि हायर लेवल पे चीज़ें कैसे होती है। तो यहाँ की अगर पकड़ आपको है तो नेक्स्ट चीज़ आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे क्या क्या चीज़ है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या क्या स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फिर उसका एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, उसको उस एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर एक फ्लो ऑफ कंट्रोल होती है, ये चीज़ समझना है, फिर वेरीफाइंग एल्गोरिदम्स, फिर कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम, फिर कोडिंग एंड उसकी डिकम्पोजिशन। ये सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन। टुडे computers are all around us. We use them for doing various tasks in a faster and a more accurate manner. For example, using a computer or a smartphone, we can book train ticket online, right? स्मार्टफोन के अलावा कंप्यूटर का हेल्प्स हम ऑनलाइन टिकट, वही लिखा हुआ है। इंडिया इज ए बिग कंट्री एंड वी हैव एन इनॉर्मस रेलवे नेटवर्क, दस रेलवे रिजर्वेशन इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। मेकिंग रिजर्वेशंस इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी एस्पेक्ट्स सच एज डिटेल्स ऑफ ट्रेन टाइप, types of berth, compartment in each train, their schedule, etc. Simultaneous booking of ticket by multiple users and many other related factors. It is only due to the use of computers that today that booking of train ticket has become easy. Online booking of train tickets has added to our comfort by enabling us to book tickets from anywhere, anytime. थोड़ा पहले पहले क्या होती थी कि आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी होती तो बहुत लंबे लंबे लाइन लगनी पड़ती थी आपको वहाँ स्टेशन पे जाके, बट अब सारा चीज़ ऑनलाइन हो पा रही है। We usually use the term computerization to indicate the use of computer to develop software in order to automate any routine human tasks efficiently. Computers are used for solving various day-to-day problems, and thus the problem solving is an essential skill that a computer has students should know. It is pertinent to mention that computers themselves cannot solve a problem. Precise step-by-step instructions should be given by us to solve the problem। मतलब ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर कोई चीज वो ऑटोमेटिक नहीं करते, उसको इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, उन अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। Thus, the success of a computer in solving a problem depends on how correctly and precisely we define the problem. Design a solution algorithm, मतलब solution algorithm and implement the solution, मतलब implementation मतलब program using a programming language. Thus, the problem solving is the process of identifying a problem, developing an algorithm for the identified problem, and finally implementing the algorithm to develop a computer program. मतलब प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उसके बाद एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं एंड एट द लास्ट हम लोग उसकी वो फाइनल स्टेज पे चली जाती है। तो ये सब चीज़ हम लोग, अभी तो इंट्रोडक्शन थी, आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहले ये देख लीजिए डायग्राम। पहले हम ना कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, वो प्रॉब्लम है क्या। हाँ, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अगर किसी प्रॉब्लम को आप एनालाइज नहीं करते तो उस पर आप काम ही नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम है क्या। तो पहले प्रॉब्लम को समझने की होती है, फिर उसके बाद डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, उस प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग एल्गोरिदम डेवलप करनी पड़ती है। जब आपका एल्गोरिदम डेवलप हो गई तो उस पर हम कोडिंग करेंगे। हाँ, फिर कोडिंग हो गई तो फिर जब सारी चीज़ आपकी रेडी हो गई तो फिर उस पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे कि वो सही चल रही है नहीं है। कोडिंग करने के बाद हो सकती है कुछ मिस्टेक हो गई, जो जैसा रिक्वायरमेंट थी वैसा नहीं बन पाई, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे एंड डिबगिंग, मतलब उसको चेक करेंगे कि सब चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। तो ये इसकी एल्गोरिदम होती है, ये सारी चीज़ आपको करना पड़ता है। तो एक-एक करके देखेंगे। सपोज while driving a vehicle starts making a strange noise. We might know that how to solve the problem right away. First, we need to identify from where the noise is coming. In case the problem can't be solved by us, we need to take the vehicles to mechanics। मतलब अगर कोई, अगर आपके
व्हीकल में इशू आ गई, साउंड नॉइज कर रही है, तो पहले ट्राई करते खुद से सोल्व करने का, नहीं हो पाई तो कहाँ जाते, मैकेनिक्स के पास जाते हैं। In case the problem can't be solved, us, we need to vehicle to mechanics. The mechanic will analyze the problem to identify the source of the noise, make a plan about the work to be done, and finally repair the vehicle in order to remove the noise. पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज कर ले तो वो प्लान करते हैं, प्लान मतलब क्या, एल्गोरिदम। फिर उसके बाद कोडिंग मतलब क्या, वो उसको सोल्व करना है। एनालाइज मतलब कि वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर, वो एनालाइज किया, फिर इसको सोचा कैसे करेंगे, फिर ये कर दिया, कोडिंग मतलब कर दिया, टेस्टिंग डिबगिंग मतलब उसको फिर दोबारा चेक करना। जैसे कि आपके ये आपने एनालाइज द प्रॉब्लम, आपने क्या किया, आपकी गाड़ी से क्या है, नॉइज आई, फिर उसके बाद डेवलपिंग है ना, वो मैकेनिक के बाद आप लेगा आपसे नहीं, मैकेनिक क्या एनालाइज प्रॉब्लम को किया, फिर उसके बाद उसके बारे में सोचा कि मैं इसको ठीक कैसे करूंगा, फिर कोडिंग मतलब आपने वो मैकेनिक्स क्या कर दिया, वो कर दिया, प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। फिर वो करेगा कि चलो इसको चला के देखता हूँ वो चला कि नहीं, तो इसी को टेस्टिंग एंड डिबगिंग बोलते हैं। Finding the solution to a problem might consist of multiple steps. When problems are straightforward and easy, we can easily find the solution. But a complex problem requires a methodical approach to find the right solution. In other words, we have to apply problem solving techniques. Problem solving begins with the precise identification of the problem in with a complete working solution in terms of program or software. Key steps required for solving a problem using a computer are shown in the figure 4.1. And I discuss following subsections. पहले analyze the problem. It is important, पहला point ये discuss करते हैं, analyze the problem. It is important to clearly understand the problem before we begin to find a solution for it. Obviously, अगर कोई problem ही पता ना हो तो solution कैसे find out करेंगे? If we are not clear to as what is to be solved, we may end up developing a program which may not solve our purpose. मतलब अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्व क्या करोगे, मतलब वो एंड हो गए वहीं पे। दस वी नीड टू रीड एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली इन ऑर्डर टू लीव द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड द कोर फंक्शनलिटी दैट आवर सॉल्यूशन शुड हैव। पहले प्रॉब्लम का एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद क्या सॉल्यूशन है तो वो सोचेंगे। बाय एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम we able to figure out what are the inputs that our program should accept and output that it should produce. During analyzing the problem, उस टाइम हम लोग ये देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें इनपुट लगेगी एंड क्या चीज़ आउटपुट आएगी, दैट इज एनालाइजिंग द प्रोग्राम। ऑब्वियसली ना, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो, जैसे आप हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आप इनपुट क्या दिया और आउटपुट क्या है, तो ये चीज़ तो आपको एनालाइज के टाइम पे ही पता होना चाहिए। फिर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, मान लीजिए आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम में क्या चीज़ लगेंगे और क्या चीज़ आपको मिलेंगे, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या आएंगे। It is essential to devise a solution before writing a program code for given problem. The solution is represented in a natural language and is called algorithm. पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। इस पे भी आते हैं कैसे लिखते हैं एल्गोरिदम। वी कैन इमेजिन एल्गोरिदम लाइक ए वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर a dish and with clearly defined step that if followed, one will end up preparing the dish. जैसे आपके ये जैसे आपको है ना सब्जी कैसे बनानी है, वेजिटेबल्स कैसे बनाने हैं, सारे एक एक वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, और उस स्टेप को फॉलो करते तो आप उस के अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल बना पाओगे। तो एल्गोरिदम यही होती है कि एल्गोरिदम एकदम वेल नोन एंड एकदम क्लियर लिखी होती है सारी चीज। Start with tentative solutions plan and keep on refining the algorithm until the algorithm is able to capture all the aspects of desired solution. उस एल्गोरिदम को तब तक चेंज करते रहते हैं कि क्योंकि जब तक वो जो मुझे डिजायर्ड सॉल्यूशन है जहां तक मुझे पहुंचनी है, वो हम वहां तक उसको एडिट करते रहते हैं। जब एडिट हो जाती है, for a given problem more than one algorithm is possible and we have to select most suitable solution as the algorithm discussed in the section 4.3। करने का मतलब है कि एक चीज की सब्जी सब्जी मतलब वेजिटेबल बनाते हो, फिर बहुत सारी चीज मतलब उसके एल्गोरिदम होते नहीं, ऐसे बनाएंगे तो टेस्ट ऐसा होगा, फिर थोड़ा ये मसाला थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो ये थोड़ी टेस्ट ऐसी होगी ना। तो उस टाइप से भी एल्गोरिदम है कि मतलब एक एक कोड के एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकती है, मतलब बहुत सारा एल्गोरिदम हो सकता है। तो बेस्ट एल्गोरिदम क्या है वो चूज करना होता है, तो ये कैसे बेस्ट एल्गोरिदम चूज करते हैं वो बाद में आएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि एल्गोरिदम क्या होता है कि एक डिजाइन टाइप के होते हैं कि जो उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। बट
बेटर तरीका से कर पाएंगे, वो सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम होता है, जो बाद में आपको आएगा। ये बात करेंगे आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिदम, we need to convert algorithm into a format which can be understood by the computer to generate the desired solution। अब कोडिंग क्या, जो algorithm लिखा ना उसको आप कोड मतलब वो एक ऐसा फॉर्मेट में लिखा कि वो आपके वो लैपटॉप आपके पीसी समझ पाए, कंप्यूटर समझ पाए। डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम। It is equally important to record the details of the coding procedures followed and document the solution। This is helpful when revisiting the program at a later stage। Coding is explained in detail section in 4.8। मतलब कोडिंग आपका नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताया जाएगा। कोडिंग का मतलब जो भी एल्गोरिथम आपने लिखा उसको कोड के फॉर्मेट में यहाँ लिखना है। हाँ। टेस्टिंग एंड डिबगिंग, the program created should be tested on various parameters। The program should be meet up requirements of the user। It must respond within the expected time। It should generate correct output for all possible input। In, in presence of synthetical errors, no output will be obtained। In case of the output generated is incorrect, then program should be checked for logical errors, if any। Software industry allows software industry follows standardized testing method like unit testing, component testing, integration testing, system testing, acceptance testing while developing complex application। मतलब वो टेस्टिंग के भी ना कई सारी स्टेजेज होती है। हाँ, टेस्टिंग की भी स्टेजेज होती है, जिसमें यूनिट टेस्टिंग हो गई आपके यहाँ पे, यूनिट हो गई, कंपोनेंट हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग हो गई, सब टेस्टिंग होती है। ये सब चीज डिटेल में पढ़ना होगा आपको बाद में। This is to ensure that the software meet all the business and technical requirements and worked as expected। The error or defect found in testing phase are debugged or rectified and the program is again tested। तो मान लो आपने ये कोडिंग हो गई आपकी, हाँ, फिर इसके बाद आपने टेस्टिंग करा, इसका कोडिंग के बाद आपने क्या करा, टेस्टिंग करा। कोडिंग पर जब अपना टेस्टिंग करने आया तो मान लीजिए कुछ एरर आ गई, तो फिर आपने कोडिंग दिया, फिर से इसको कोडिंग में चेंज करके फिर आपको दी टेस्टिंग करने के लिए। वही बात कर रहे हैं, वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज डेवलप्ड, टेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द यूजर, the still problem in terms of functioning can come up and need to be resolved from the time to time। जैसे आपने टेस्टिंग कर दिया, अपने यूजर को दे दिया, उस टाइम भी हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्यूशन thus involve fixing the problem faced by the user, answering the queries of the user and even serving the request for addition and modification of फीचर्स। मतलब उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ना अगर आपने जैसे आपने बाइक खरीद लिया, बाइक मतलब लाया, तो आप इंड यूजर हो गए, इंड यूजर हो गए ना, फिर उसमें आप कुछ आपकी खराबी आ गई, कुछ चीजें हुई, तो आप फिर से आप गए सर्विस सेंटर में, तो वो क्या करते हैं उसमें मेंटेनेंस कुछ कर दिया आपकी, तो फिर चलने लगी। तो सेम इसी तरह हो गया, आपने टेस्टिंग वेस्टिंग कर दिया, इंड यूजर को दे दिया, इंड यूजर कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ इशू आई एक दो, तो आपने उसको चेक ठीक करा, तो उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। Algorithm, बात करते हैं algorithm। In our day-to-day life, we perform activities by following certain sequence of steps। Example of activities include getting ready for school, making breakfast, riding bicycles, wearing a tie, solving a puzzles, and so on। To complete each activity, we follow a sequence of steps। Suppose the following are the steps required for activity riding a bicycle। मतलब आप बाइसिकल राइड करते हैं तो क्या क्या उसका एल्गोरिथम हो सकती है। रिमूव द बाइसिकल फ्रॉम द स्टैंड, सीट ऑन द सीट ऑफ बाइसिकल, स्टार्ट पैडलिंग, यूज ब्रेक व्हेनेवर नीडेड, स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। मतलब ये आपकी राइडिंग करने की एल्गोरिथम लिखी हुई है। उसी तरह कोडिंग की भी होती है यहाँ पे इस प्रोसीजर में भी। तो जैसे मान लीजिए हम लोग को जीसीडी, हम लोग ग्रेट टेस्ट कॉमन डिसीजन आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। उसकी प्रोसीजर कैसे कैसे स्टेप्स होती है। स्टेप वन, जीसीडी इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर। ये मतलब जीसीडी क्या होता है वो लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, जीसीडी निकालने का पहले डिवीजर ऑफ 45 क्या, 1 3 5 9 15 एंड 45। जी मतलब उसका कौन कौन सा डिवीजर है 45 का, 45 1 से डिविजिबल है, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से, 45 से। उसी तरह 54 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से, 60 6 9 18 27 से। तो अब मुझे क्या निकालना, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन डिवीजन फ्रॉम दीज टू। इसमें लार्जेस्ट मतलब कौन कौन सा है, हाँ, तो मतलब कौन सा लार्जेस्ट डिवीजर दोनों का, तो आप फाइंड आउट कीजिए दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है।
तो देखिए ये 45 27, तो ये 54 है, तो ये 54 दोनों में नहीं है। 45 27 दोनों में नहीं है। 18 दोनों में नहीं है। 15 भी दोनों में नहीं है। 9, ये 9 है। मतलब ये क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। हाँ, इसकी जीसीडी क्या आ गई? 9। जीसीडी क्या आ गई? 9। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, hence it is clear that we need to follow a sequence of steps to complete the task. Such a finite sequence of steps are required to get the desired output is called algorithm. ये कुछ स्टेप हुई, इस स्टेप की आप फॉलो करेंगे तो आप जीसीडी निकाल पाएंगे। तो किसी भी नंबर के 45 है यहाँ पे, आप दूसरा भी नंबर लोगे तो इसका जीसीडी निकाल पाओगे। इसी को algorithm बोलते हैं। इट विल लीड द डिजायर्ड रिजल्ट इन ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। एक फाइनाइट अमाउंट लगे, लेकिन इनफाइनाइट अमाउंट लगे इसको निकालने में। If followed correctly, an algorithm has a definite beginning and definite end and consists of finite number of steps. ये algorithm में होती है, ये आप ध्यान में रखना। It will lead to a desired results in a finite amount of time if correctly. Algorithm has a definite beginning and definite end time and consists of finite number of steps. ये algorithm के में होती है। Why do we need an algorithm? A programmer write a program to instruct the computer to do certain tasks as desired. The computer then follows the steps written in the program code. Therefore, the programmer first prepare a roadmap of the program to be written before actually writing the code. तो कोई भी कोड लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम लिख लेते हैं, और प्रोग्रामर, डेवलपर, इंजीनियर, और उसके बाद वो लिखते हैं। Without roadmap, the programmer may not be able to verify, visualize the instruction to be written, and may end up developing a program which may not work as expected. So, किसी चीज के लिए roadmap necessary होती है। Such a roadmap is nothing but the algorithm which building block of computer program. For example, searching using a search engine, sending a message, finding a word in a document, booking a taxi through an app, performing online banking, playing number games, all are based on the algorithm. Writing algorithm is mostly considered as a first step of to programming. कोई प्रोग्राम करने के लिए algorithm फर्स्ट प्रोग्राम tip माना जाता है। Once we have algorithm to solve a problem, we can write the computer program for giving instructions to the computer in high level language. If algorithm is correct, computer will run the program correctly every time. So the purpose of algorithm is to increase the reliability, correct accuracy, efficiency of obtaining solutions. तो जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई भी कोड कर रहे हो, आपका ये सिस्टम है, आप इसमें कोड कर रहे हो, ठीक। तो ये कोड मतलब आप इसमें आप कोई मान लो पाइथन कर रहे हो या जावा, मान लो पाइथन ही कर रहे हो, तब मतलब प्रिंट कुछ कर रहे हो, प्रिंट, हाँ, आप टैक्सी। तो ये ना मतलब इसकी एल्गोरिदम होना चाहिए कि हम जैसे पहले एल्गोरिदम और डिफाइन है। जैसे सपोज बुक टैक्सी नहीं, मान लो कुछ दूसरा एग्जांपल ले लो कि आप कि मुझे यहाँ से क्या ही आपको एक ऐप बनाना है, तो उस ऐप में क्या क्या फीचर होंगे, राइट। तो आप ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप आए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ये तो गलत है ना। तो उसके पहले एक स्टेप होना चाहिए कि हाँ मुझे ये फंक्शनलिटी, ये बटन चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो वो बटन चाहिए तो सबके एल्गोरिदम लिखाना चाहिए, बटन के एल्गोरिदम होंगे, फिर उसमें कोई सर्च बार है तो उसके एल्गोरिदम होंगे। सबके एक एल्गोरिदम होती है, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप कोड लिखेंगे तो इजीली हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिदम, हो सकता है कि मतलब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारा एल्गोरिदम हो सकते हैं, बट गुड एल्गोरिदम कैसे है? तो प्रिसीजन, उसमें यूनिकनेस, फाइनाइटनेस, इनपुट एंड आउटपुट, ये चीज इस पे ध्यान रखते हैं। मतलब द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड। मतलब जैसे मान लो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हाँ, वो प्रिसाइजली डिफाइन होना चाहिए कि 4 स्टेप में हुई, 5 स्टेप में हुई, कोई भी चीज। जैसे मान लो आपने जीसीडी अभी करा था, तो उसमें कितना स्टेप लगी? 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो एकदम फाइनाइट थी उसकी। मतलब वो डिफाइंड था कि हाँ स्टेप 1 था, स्टेप 2, स्टेप 3। यूनिकनेस, result of each steps are uniquely defined and only depend on the input and the result of the preceding steps. मतलब यूनिकनेस यानी कि स्टेप 1 वही कर रहा है, स्टेप 2 वही कर रहा है, ये स्टेप 1 का भी रिजल्ट वही है, स्टेप 2 का भी रिजल्ट वही है, तो ये यूनिकनेस नहीं हुई। फिटनेस, द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टॉप्स। मतलब स्टेप्स मतलब फाइनाइटनेस, ही नहीं कि ये एल्गोरिथम फाइनाइट इनफाइनाइट तक चली गई, ये 5 स्टेप, 6 स्टेप, फाइनाइट
नंबर तक वो स्टेप होनी चाहिए। फिर इनपुट, और ये एल्गोरिदम कुछ इनपुट एक्सेप्ट करे एंड आउटपुट कुछ आउटपुट दे। ये गुड एल्गोरिदम की विशेषताएं होती है। While writing algorithm, it is required to clearly identify the following. पहले तो इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर, मतलब वो इनपुट यूजर से लेना है कि नहीं। द प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, द आउटपुट डिजायर्ड बाय द यूजर, मतलब जो यूजर का आउटपुट है वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये चीजें ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। अब बात करें representation of algorithm. Using their algorithmic thinking skills, the software designers or programmers analyze the problem and identify the logical steps that need to be followed to reach a solution. Once the steps are identified, then the need is to write down the steps along with the requirement and desired output. There are two common methods of representing algorithm. हाँ, algorithm को represent करने की दो मेजर है तरीका, एक फ्लो चार्ट एंड द सूडो कोड। ये बहुत जगह पूछते हैं, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। जैसे आप पैलिंड्रोम नंबर का सूडो कोड लिख रहे हो, इवन नंबर का। तो ये फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड बहुत यूज में आती है। Either of the method can be used to represent an algorithm while keeping in mind the following. It showcases the logic of the problem solution, excluding any implementation details. It clearly reveals the flow control during execution of the program. अब बात करते हैं पहले फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट पढ़ने से पहले जो चीज आपको ना डायग्राम याद करनी पड़ेगी। The flow chart is visual representation of algorithm. A flow chart is a diagram made up of boxes, diamonds and other shapes. ये shape आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। Connected by arrow. Each shape represents a step of the solutions process, and arrow represent order of linking among the steps. They are standardized symbols to draw the flow chart. जैसे मान लीजिए अगर आपको ये वाले सिंबल से स्टार्ट हुई, टर्मिनेटर सिंबल इसको बोलते हैं। तो मतलब ये वाला सिंबल आपको दिखेंगे तो वहां से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगी, मतलब एल्गोरिदम स्टार्ट या एंड होगी। इसको टर्मिनेटर बोलते हैं। इट इंडिकेट वेयर द फ्लो स्टार्ट एंड एंड। ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्टार्ट एंड एंड का क्या है, ये टर्मिनेटर सिंबल है। टर्मिनेटर सिंबल ये आपको याद होना चाहिए, टर्मिनेटर सिंबल। जब ये रेक्टेंगल हो ना, रेक्टेंगल तो कोई चीज प्रोसेस हो रही है, जैसे मान लिया आपने इनपुट दिया कोई, हाँ, इनपुट कुछ दिया, इसके बीच में यहाँ पे प्रोसेस हुई, हाँ, और ये आउटपुट निकली। मतलब आपको शेप जब भी मिले ये वाला शेप, तो क्या हुई वो प्रोसेस की हुई, क्या इसके अंदर प्रोसेस हो रही है, कुछ एक्शंस हो रही है। हम्म ऑल्सो कॉल्ड एक्शन सिंबल। इट रिप्रेजेंट द प्रोसेस एक्शन और सिंगल स्टेप। मान लीजिए डिसीजन, जैसे मान लीजिए आप ये जब भी आपको ना आपका ये वाला सिंबल आपको दिखे तो इसमें डिसीजन होता है। जैसे मान लो कि आप ऐसे है ना कुछ, मान लो ये नंबर, मान लो ये 10 है, एक 10 नंबर है, ये 2 से डिवाइड होंगे या नहीं, 2 से डिवाइड होंगे या नहीं, होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। मतलब इसमें डिसीजन आया यस या नो का। मतलब ये तो समझ रहे नहीं, ये आपको डिसीजन देंगे कि इसके अंदर ये चीज हुई है या नहीं, यस या नो। हुई है तो आगे काम करेंगे, नहीं हुई तो इसके अंदर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वही लिखो है कि डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंटिंग यूजुअली से यस और नो, मतलब यस नो ट्रू फॉल्स। हाँ, क्वेश्चन इज आस्क्ड बेस्ड ऑन द आंसर, द पाथ गेट्स स्प्लिट टू टू ब्रांचेज। जिसकी दो ब्रांच, इसमें नो हुई तो उसके अकॉर्डिंग इधर काम करेगी, और हो गई तो इसके अकॉर्डिंग काम होगी। फिर बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब वो लास्ट में इनपुट आउटपुट आती है, कि ये आल्सो कॉल्ड द डाटा सिंबल। दिस पैरेललोग्राम से इनपुट और आउटपुट, इसमें आपको इनपुट और आउटपुट डालने में ये हेल्प करती है कि एरो एरो बताती है तो ये किधर से किधर फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो ये एक चीज ये है, और ये इधर से इधर फ्लो कर रही है, इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम बताती है ये आपको एरो सिंबल। तभी बताते हैं एल्गोरिथम में, फिर क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे मान लीजिए आप 4 है, इसके स्क्वायर निकालना है तो कितना होती है 60, तो इसको एल्गोरिथम लिखते हैं। बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम, लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो मान लीजिए कोई नंबर, हाँ, जिसका ऐसा नंबर जिसका कुछ एक नंबर इनपुट लीजिए जिसका सम मतलब स्क्वायर आपको निकालना हो, फिर मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ टू गेट द स्क्वायर। अगर स्क्वायर निकालना हो, प्रोसेस मतलब क्या कि
उसके अंदर क्या प्रोसेस है, फिर आउटपुट स्क्वायर ऑफ द नंबर। सो पहले इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, इनपुट है नंबर और स्टोर इट इनटू ए नम, कंप्यूट द नम गुने नम, मतलब नंबर गुने नंबर, जैसे 4 है तो 4 गुने 4, स्टोर इट टू स्क्वायर, मतलब उसको कहीं स्टोर कर लो कि 4 गुना 4 क्या 16 है, मतलब इसको प्रिंट कर दो, वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ये देखो, इसे मान लो मैंने केवल इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, ये क्या स्टार्ट सिंबल है। मैं आपको बता दें ना, ऐसे होता मतलब वो स्टार्ट है, ये आपकी स्टार्ट है। फिर इसमें इनपुट दिया, इनपुट मतलब कौन सा नंबर निकालना था, 4 सपोज। फिर स्क्वायर एक ये ले लो, एक स्क्वायर है इसमें 4 गुने 4 कितना 16। फिर क्या हुई आपके, ये वाला सिंबल क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। यहाँ भी पैरेललोग्राम है, मतलब इसमें इनपुट आपने लिया, हाँ 4, और ये पैरेललोग्राम है जिसमें आपने आउटपुट दिया। इसको याद करने का तरीका, पैरेललो पी से पैरेललोग्राम, पी से पैरेललोग्राम, और पी से देखिए इनपुट, इनपुट यहाँ भी पुट आया पी, पी पर मतलब इनपुट, पुट मतलब पी पैरेललोग्राम, आउटपुट। तो ये ऐसे याद रख सकते हो, पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम से ये रिप्रेजेंट होगा। फिर ये स्टॉप सिंबल, ये स्टार्ट या स्टॉप, ये स्टार्ट या स्टॉप, ये वाला आपको याद हो गया होगा। ये स्टार्ट या एंड का सिंबल है, ये प्रोसेस का सिंबल है इसका। ये डिसीजन वाला भी आता है थोड़ी देर में, ये इनपुट आउटपुट का सिंबल है, एरो का सिंबल है। स्टार्ट हो गई आपकी इनपुट नम, स्क्वायर नम गुने नम, प्रिंट स्क्वायर। देखिए, ड्रा फ्लो चार्ट डायग्राम टू प्रॉब्लम नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब। अब एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें वो लाइट बल्ब आपकी काम नहीं कर रही है। पहले वो स्टार्ट करेंगे आप फ्लो चार्ट को, फिर वो देखिए ये क्या है, डायमंड, डायमंड शेप। इसमें ये आपको डिसीजन लगे कि वो फ्लो चार्ट मतलब वो लाइट चल रही है कि नहीं, हाँ। अगर फ्लो चार्ट, ये मान लिया करिए लाइट अगर आपको नहीं चल रही है, बिजली अगर नहीं जल रही, तब क्या करोगे, नो। तो फिर यहाँ से क्या लिया आपने, रेक्टेंगल लिया, क्या लिया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या, इसमें प्रोसेस होगी, मतलब स्विच आपने ऑन करा, स्विच ऑन करा मतलब कुछ प्रोसेस हुई। फिर यहाँ पे डिसीजन आएगा, हाँ लाइट जला तो यस, अगर डिसीजन जल गई तो आगे जाएगी, हाँ नो जला, अगर मान लीजिए बल्ब ऑन, यस, और बल्ब ऑन नहीं हुई तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इज द बल्ब कनेक्टेड स्विच और नॉट, अगर स्विच से कनेक्ट यहाँ पे नहीं था, स्विच आप ऑन करोगे, मतलब स्विच ऑन करोगे। अगर मान लीजिए इज द बल्ब स्विच ऑन, अगर मान लीजिए बल्ब स्विच ऑन है, यहाँ भी बल्ब स्विच ऑन ही है, बल्ब नहीं जला, फिर भी ये दोनों एक साथ आ गए यस में, हाँ। फिर आपसे यह पूछेगा, इज इट बर्न आउट, क्या मतलब वो आपकी जो बल्ब थी वो जल गई क्या, हाँ अगर बल्ब जल गई, हाँ इज इट बर्न आउट, हाँ। अगर यस तो आपको बल्ब को रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ। अगर वो नहीं जली, अगर मान लीजिए आपका अगर बल्ब नहीं जली फिर भी, तो आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन आएंगे, हाँ। तो क्या होगा, फिर इधर से फ्लो, तो बल्ब आपकी जल जाएगी, और जल जाएगी तो फिर क्या होगी, स्टॉप। एक मिनट डियर, ये समझ में आया कि ये आपको डिसीजन मेकिंग करती है, यस नो देती है। ये रेक्टेंगल वाला का प्रोसेस करती है, प्रोसेस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आएंगे तो क्या प्रोसेस किए होंगे कुछ, यहाँ भी आपने बल्ब को रिप्लेस किया तो कुछ प्रोसेस किया। और ये स्टार्ट और इंड का सिंबल है ये वाला। तो सिंबल की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको एग्जाम डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ये वाला सिंबल का दे देंगे, आपका बोलेंगे ये क्या करते हैं। आपका ऑप्शन में रहेगा प्रोसेस करते हैं, स्टार्ट इंड का सिंबल है, डिसीजन मेकिंग सिंबल है, तो ये क्या डिसीजन मेकिंग सिंबल, आपको ऑप्शन मानना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग। ये क्या डिसीजन मेकिंग सिंबल। और सबसे ज्यादा ना यही सिंबल सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला। बोल देंगे कौन सा डिसीजन मेकिंग का। फिर ये एक पैरेललोग्राम की पूछते हैं मछली, पूछ तो कोई भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर ये पूछते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, इनपुट आउटपुट। तो ये सिंबल आपको ध्यान में होना चाहिए। बात करते हैं सूडो कोड।
सूडो कोड, प्रोनाउंस सूडो कोड इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट तो हम लोग ने देख लिया, फ्लो चार्ट हम लोग देख लिए। अब उसी का एल्गोरिदम का ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है सूडो कोड। क्या है सूडो कोड? ये चीज आप हम लोग फ्लो चार्ट देख ले, सूडो कोड देखेंगे। सूडो कोड प्रोनाउंस सूडो कोड इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम। इट इज कंसीडर्ड एज a non-formal language that helps programmers to write algorithm. It is detailed description of instruction that a computer must follow in particular order. It is intended for human readings and can't be executed directly by the computers. No specific standard for writing pseudocode exists. The word pseudo means not real. Pseudocode means not real code. Following are some frequently used keyword while writing the pseudocode. Say input, compute, print, increment, decrement, if else, while, true, false. ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये सब चीजें सूडो को लिखते टाइम आपको यूज होती है। जैसे इनपुट, पुट मतलब कुछ कर रहे हो उस पे मतलब 4 + 5 9। ये क्या कंप्यूट मतलब आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं। प्रिंट मतलब कि आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मतलब उसका वैल्यू 9 है, आप उसको वैल्यू बढ़ा के 10 कर रहे हैं। डिक्रीमेंट मतलब उसका वैल्यू आप एक यूज कर रहे हैं, तो अगर 10 है तो एक घटा आ रहा है तो 9। इफ इल्स मान लीजिए इफ अगर आप इफ 10 ग्रेटर देन 9 तो प्रिंट कर दो यस। हाँ, प्रिंट यस। अगर नहीं है इल्स प्रिंट कर दो नो। तो ये इफ इल्स इस कंडीशन में होती है। तो वाइल वाइल मतलब प्रिंट 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है आपको। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तब प्रिंट कैसे करोगे? तो उसमें वाइल लिखा जाता है कि जब तक आप 10 तक हम नहीं प्रिंट कर दे तब तक वो प्रिंटिंग स्टार्ट रहे मेरा। तो वहां पे वाइल लूप होता है। फिर ट्रू फॉल्स होती है कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स। ये एल्गोरिदम अभी देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स इंटर बाय यूजर्स यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। इसमें सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों के हेल्प लेके करेंगे। अब सूडो कोड क्या है? तो पहले आप इनपुट लोगे num1 num2। अब 2 नंबर का आपको क्या करना है? सम करना है। कंप्यूट मतलब क्या बताते हैं? कुछ कंप्यूटेशन मतलब ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ घटाओ, ये समथिंग कंप्यूटेट कर रहे हैं हम उस पे। तो रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर कर दिया num1 + 2। मान लीजिए num1 है मेरा 4, num2 है 5। इसमें आ गया 4, इसमें आ गया 5। 4 + 5 9। रिजल्ट मेरा कितना स्टोर हो गया? 9। हम रिप्रिंट रिजल्ट करें 9। तो ये आपकी यही आपकी सूडो कोड है। बस सूडो कोड मतलब लिख रहे हैं समथिंग टोटल पे में। तो अब इसी का फ्लो चार्ट हमने पहले स्टार्ट करा। हाँ, स्टार्ट करा। फिर इसमें ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या? इनपुट आउटपुट। तो हमने नंबर 1 नंबर 2 लिया। क्या है? ये मेरा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या लेते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब उसमें प्रोसेस। रेक्टेंगल में क्या करते हैं? प्रोसेस मतलब रिजल्ट num1 + num2 उसमें ऐड हो गई। फिर प्रिंट में जैसे मान लो 4 है ना, एक नम का वैल्यू 4, num2 का वैल्यू 5। 4 5 रिजल्ट में आ गई 5। और आपको यहाँ पे क्या है? ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आउटपुट आएंगे। अब यहाँ भी इनपुट आया था यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे आउटपुट आई। क्या है? आउटपुट आई। ये प्रिंट रिजल्ट स्टॉप। ये आपकी थी फॉलो डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। Write an algorithm to calculate the area and perimeter of a rectangle using both pseudocode and flowchart। तो मतलब क्या है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ। और इसकी पेरीमीटर क्या होती है? 2 गुने लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ, तो ये देखिए पहले क्या है? हम सूडो कोड लिखते थे। इनपुट में क्या आएगी? लेंथ आएगी। ऑब्वियसली दो हमको इनपुट चाहिए ना, लेंथ और ब्रेथ। तभी तो आगे कैलकुलेट होंगी। तो इनपुट में लेंथ एंड ब्रेथ। अब कंप्यूट मतलब हम कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटेशन। लेंथ गुना मल्टीप्लाई किए कि एरिया वेरिएबल है, इसमें आई वैल्यू स्टोर हो गई। मान लीजिए इसका ये 4 है, ये 5 है। 4 × 5 क्या गई? 20। हाँ, तब प्रिंट एरिया कर दी 20। फिर कंप्यूट किए यहाँ पे। कंप्यूट किए पेरीमीटर। पेरीमीटर एक वेरिएबल ले लिए, उसमें डाल दिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कोई 4 + 5 5 4 9 9 दूनी 18। फिर प्रिंट कर दे पेरीमीटर। ये सब चीज के बारे में ज्यादा मत सोचना है कि कैसे होगी। जब आप कोडिंग करोगे ना, जब कोड करने लगो तो ये सब चीज इजी समझ में आ जाएगा। इसके बारे में कोई टेंशन की बात नहीं है।
हम आगे के लेक्चर में फिर कोड करना सिखाएंगे, तो ये सब चीज़ बहुत ईज़ी लगेंगे, बहुत ईज़ी लगेंगे। सोचना है ही नहीं। बस क्या है कि मतलब लेना क्या है, इनपुट जो लेना है लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने इनपुट ले लिया, फिर उसको क्या मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कंप्यूटेशन ले लिया, फिर प्रिंट करना बिजली, अब जब हो गई तो उसको प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट ले लिया, फिर से मुझे पैरामीटर निकालना है तो इनपुट आउटपुट इसमें लिए, इनपुट इसमें लिए हुए लेंथ ब्रेड्थ हमको दोबारा लेना नहीं पड़ा। हाँ, उसके बाद कंप्यूटेट कर दिए, कंप्यूट किए फिर इसको प्रिंट कर दिए। चलो फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट ने पहले स्टार्ट करा, फिर ये आप पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसमें आप इनपुट एंड आउटपुट लेंगे। हाँ, तो इनपुट लिया लेंथ 4, ब्रेथ लिया 5 आपने। ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आरपी। रेक्टेंगल में क्या करते हैं, प्रोसेस, तो 4 गुने 5 इसमें हुई, ये हो गई 20, एरिया के अंदर 20 स्टोर हो गई। हाँ, फिर प्रिंट एरिया। हाँ, ये क्या आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, पी फॉर पैरेललोग्राम, प्रिंट इनपुट आउटपुट, इनपुट में इनपुट आउटपुट, यहाँ ये इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होती है, यहाँ पे आपका 20 प्रिंट हो गई। फिर यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है, प्रोसेस। फिर आपने क्या किया, 2 गुने लेंथ प्लस ब्रेथ 4, ये 18 आ गया, यहाँ पे फिर आपने पेरीमीटर में 18 स्टोर हो गए, यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया, रेक्टेंगल वाला है, आपने प्रिंट कर दी। फिर यहाँ पे आपकी प्रोग्राम एंड हो गई। तो ये थी, आपको समझ में आ गया होगा। और ज्यादा समझना तो आप कुछ क्वेश्चन गूगल से निकाल के खुद भी ट्राई कर सकते हो। हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सूडो कोड। Before writing pseudocodes in high-level language, a pseudocode program helps in representing the basic functionality of the intended program. By writing the code first in a human-readable language, the programmer safeguard against leaving out any important steps. Before, for non-programmer, actual programmers are difficult to read and understand, but pseudocode helps them to review the steps to confirm the proposed implementation is going to achieve the desired output. मान लीजिए फ्लो सूडो कोड ये है ना कि जिसको कोडिंग नहीं आता, इंजीनियर है, उसको तो कोड आ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, सब चीज़ वो मतलब समझ रहे हैं, कोड भी समझ रहे हैं, आपको सूडो कोड भी समझ पाएंगे। लेकिन सूडो कोड ये है ना कि वैसे बंदा जिसको इंड यूजर है, तो उसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि भाई मेरा बन क्या रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसको दुकान का अपना, मान लीजिए एक होटल है, रेस्टोरेंट है, तो उसको रेस्टोरेंट का वो बनवा रहा है, अपना ऐप बनवा रहा है या वेबसाइट बनवा रहा है, तो वो सारे चीज इस पे लिखे होंगे सूडो कोड में, तो उसे समझ में आना चाहिए कि भाई ये किस तरह काम करेंगे, क्या क्या स्टेप, मतलब किसी किसी को डिटेल में चाहिए होता है, तो वो डिटेल में भी देखेंगे, अच्छा इस इंजीनियर ने ऐसे ऐसे बनाया है, तो जो मतलब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ना भी है, फिर भी वो अपना समझ पा रहा है डिटेल में, तो ये सूडो कोड वहां भी हेल्प करती है। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल, the flow of control depicts the flow of event as represented in the flow chart. The event can flow in sequence or on branch based on decision or even repeat some part of finite number of times. Sequence. If we look at the example 4.3 and 4.5, the statements are executed one after another in a sequence. Such algorithm where all the steps are executed one after another are set to execute in a sequence. However, a statement in an algorithm may not always execute in a sequence. We may sometimes require the algorithm to either do some routine tasks in a repeated manner, or we have different depending on the outcomes of the previous stage. In this section, we are going to learn how to write algorithm for such a situations. जैसे मान लीजिए अभी पीछे हमने पढ़ा 4.3 एंड 4.4 में कि वो स्टेप्स ना वन बाय वन काम कर रहे थे, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ रिपीटेशन हो सके, एक के बाद फोर्थ या फिफ्थ चले, कुछ ऐसे चीज मतलब सीक्वेंस में ना हो। Selections. Consider the map of neighbors as shown in figure 4.6. Let us assume that pink building with red roof is the school. The yellow painted house at the far end of the map is a house. तो जैसे डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ, मतलब कैसे डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा है कि ये गाड़ी चले जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, हैं देख लीजिए यहाँ पे, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो सिलेक्शंस कैसी होती है। It refers to the figure. Let us answer the following question. Is there a predefined routine for walking from home to school? Can we have different routine while coming back?
As seen from the map, there are multiple routes between home and school. We might take the shortest route in the morning, but while coming back home in the afternoon, the shortest route might have a bit traffic. Therefore, we could take another route with less traffic. Hence, the above problem involves some decision making based on certain conditions. So, let us check some other examples where decision making is dependent on certain conditions. For example, checking eligibility for voting, मतलब अपने वोट की बात करें वोटिंग की, डिपेंडिंग ऑन देयर एज द पर्सन विल आइदर be allowed to be vote or not to be allowed to be vote. If age is greater than or equal to 18, the person is eligible to vote, or less than 18 not eligible to vote. वो डिसीजन मेकिंग है कि आप उसके अकॉर्डिंग क्या काम होगी, डिसीजन मेकिंग आ जाती है. If a student is 8 years old and some student like math, put a student in group A. Otherwise, put the student in group B. In which group will the student go for as per the above condition. Like मान लीजिए ग्रुप बी है ग्रुप ए है, ये आपने कंडीशन आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे. कि अगर उसका एज 8 ईयर ओल्ड है, स्टूडेंट लाइक मैथ्स और वो मैथ लाइक करते हैं, तो वो किस ग्रुप में जाएंगे, ए में. अगर उसके अलावा ग्रुप बी में, तो मान लो कि 8 ईयर ओल्ड है रवि हु डज नॉट लाइक मैथ, और मैथ लाइक नहीं कर रहा है, 8 ईयर ओल्ड हो लेकिन उसको मैथ भी लाइक होना चाहिए, मैथ उसको अच्छा लगे, तो रवि को तो मैथ अच्छा नहीं लग रहा था, ग्रुप बी में जाएंगे. 8 ईयर ओल्ड प्रीति हु लाइक्स मैथ, कंडीशन मेरा मैच करा तो ग्रुप ए में जाएंगे. 7 ईयर ओल्ड अनीश हु लाइक मैथ, मैथ तो लाइक करता है बट 7 ईयर ओल्ड है, 8 ईयर ओल्ड नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, ग्रुप बी में. In this example, any of the alternatives is selected based on the outcome of the condition. Conditionals are used to check possibility. The programmer check one or more conditions and perform operations, sequence of actions, depending on the true or false value of the conditions. These true or false values are called binary values. The condition true, मतलब do this, not मतलब do not do that or not do nothing. Conditions are written in algorithm follow. If के अंदर कंडीशन लिखिए, क्या कंडीशन है, मान लीजिए एज था ना, एज ग्रेटर देन 18, हाँ तो वोट देंगे, तो इसके आगे स्टेप लिखेंगे. Those instructions, these are situations where we are also need to be take actions when the condition is not fulfilled. To represent that we write if condition is true, then a step to be taken the condition to fulfill. Otherwise, step to be, मैं इसको बताता हूँ, एक बार अच्छे से लिखते हैं एक मिनट. यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ऊपर से बता रहा था. लेट अस राइट इन विदम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड. हाँ, कोई नंबर इवन है या ऑड है, ये इसका कंडीशन क्या होता है, वो दो मतलब दो से डिविजिबल है तो इवन है, अगर नहीं तो ऑड है. एनी नंबर इवन और ऑड, मान लीजिए मैसेज इवन और ऑड है, तो मान लीजिए प्रिंट नंबर, इनपुट मैंने डाल दिया. हाँ, उसको नंबर से मॉड मॉड करेंगे 2 से, अगर वो डिवाइड करने पर 0 आ गई, हाँ, तो वो इवन है, प्रिंट नंबर इवन है. प्रिंट नंबर ऑड, मान लीजिए अगर आप नंबर डालते 15, पहले इसमें 15 नंबर डाला, एक मिनट, मान लीजिए आपकी नंबर है 15. हाँ, आपकी नंबर है 15, ठीक, 15. आप ये यहाँ पे चेक होगी, पहले आपने डाला 15 नंबर में 15 मॉड 2. हाँ, क्या होगी, ये 0 के बराबर तो नहीं है, रिमाइंडर 1 बच जाएगी, तो ये प्रिंट नंबर इज इवन नहीं होगी, ये प्रिंट आपकी नहीं होगी. क्या आएगी इस वाला पार्ट में, इफ अगर इफ इसमें से दोनों में से एक ही कोई चलता है, दोनों नहीं चलता, दोनों के अंडर में जो ये लिखा होता है ना, ये लिखा हुआ, ये दोनों एक साथ कभी प्रिंट नहीं हो सकता. तो ये वाला प्रिंट हुई नहीं, अब तो मेरा इफ नहीं चला तो क्या इफ आएगा, तो प्रिंट नंबर इज ऑड. यहाँ पे आपका आउटपुट में आएंगे नंबर इज ऑड. इसकी फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं आप. पहले स्टार्ट किया इनपुट, ये क्या है, पैरेललोग्राम, इनपुट इसमें डाला आपने मतलब 15. फिर ये क्या आपका क्या ये क्या आपका डायमंड, इसमें चेक करेंगे इज नंबर 1 मॉड इक्वल टू 0. और यस हुई तो प्रिंट इवन करेगी, नो हुई तो प्रिंट ऑड करेगी. इस केस में क्या नो है, हाँ, आपका प्रिंट करेगी ऑड. यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट स्टॉप कर जाएगी. फिर यहाँ पे देख लीजिए, लेट अस राइट ए सूडो कोड एंड ड्रॉ ए फ्लो चार्ट where multiple conditions are checked to categorize as person as either child less than 30, teenager greater than 30 but less than 20, or adult greater than 20 based on age specified. तो आपको यहाँ पे ना मतलब एज के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या है. अगर वो प्रोग्राम आपको बनाना फ्लो चार्ट, जैसे कि एज अगर आपको 13 से कम है तो वो चाइल्ड है,
अगर 13 से 13 से ज्यादा है और 20 से कम है वो टीनेजर कहलाएंगे। हाँ, और एडल्ट मतलब 20 से ज्यादा है उसका तो वो एडल्ट कहलाएंगे। तो चेक करते हैं पहले। हाँ, पहले हमने इनपुट लिया। हाँ, एक मिनट यार। हाँ, पहले इनपुट लिया एज। एज मान लो हमने लिया मान लो आपने 25 ले लिया। पहले आपने क्या लिया, इफ एज लेस देन 30 देन प्रिंट चाइल्ड। ये वाला है कंडीशन क्या, 25 नहीं, इससे तो छोटा नहीं है तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। फिर इल्स इफ। इल्स इफ कब होती है कि जब मल्टीपल तीन कंडीशन हो ना, देख रहे हैं यहाँ पे तीन तीन कंडीशन आपको चेक करना है। हाँ, एक चाइल्ड, टीनेजर एंड एडल्ट, तीन का आगे ना, तो वहाँ पे आप इफ इल्स लगा दो। जैसे इफ हो गई, फिर इल्स इफ। इल्स इफ ये वाला कंडीशन नहीं चले तो एज लेस देन 20 है क्या, फिर टीनेजर। 20 से लेस है तो, अगर 20 से लेस नहीं तो ऑब्वियसली अब ज्यादा ही होगा, तो प्रिंट एडल्ट। तो ये हो गई आपकी सूडो कोड। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट। द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम इज शोन इन द फिगर स्टार्ट। तो पहले मान लीजिए अपने इस केस में हम 13 का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 18 का, सपोज 18 मेरी एज हो गई। तो यहाँ पे एज आई, इंटर एज। ये आप क्या है, पैरेललोग्राम, इसमें मतलब इनपुट लिया। और एज इससे कम है, 18 से एज कम है, तो एज आपने क्या लिया 18। तो ये तो कम नहीं ज्यादा है। हाँ, एज ग्रेटर है 13 से। तो ये अगर यस रहता, एज ग्रेटर है 13 से, एज ग्रेटर देन 13, और लेस देन, यहाँ पे एज लेस देन 30 है क्या, तो नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे। फिर एज यहाँ पे चेक करेगा 18। हाँ, 18। 18 लेस देन 20 है क्या। हाँ, इधर नो है तो इधर क्या होगा, यस। इधर यस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मान लो यस। तो यहाँ पे एज लेस देन, तो यहाँ पे यस वाला करें तो यहाँ पे आपकी आएगी टीनेजर। ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे एक टीनेजर आ गई। टीनेजर आई तो यहाँ पे ये बच्चे क्या हो गए, टीनेजर आपकी हो गई। और 18 आई तो ऑब्वियसली। फिर एक एग्जांपल और दे लो आप। मान लो कि आपने एज लिए 9। तो आपने 9 डाला। 9 एज, 9 लेस देन 30 तो यस, इस केस में आ गई। तो क्या आ गई, चाइल्ड। क्या हो गई वो, चाइल्ड। आपका पूरा हो जाएगा। मान लो जो आपने एज लिया आपके पास 22 लिया, 22। तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, 22। 22 ले 30 से लेस है क्या, नो, तो इस केस में आएंगे 22। 22 एज छोटा है क्या इसमें, नहीं, 20 से छोटा नहीं है, तो इसमें आएंगे नो, तो क्या आएंगे एडल्ट। तो क्या प्रिंट करेंगे, तो एडल्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। Algorithm for card game called Dragons and Wizard. Make two team Dragon and Wizard, and then rules for the game are as follows. If card drawn is Diamond or Club, team Dragons got point. If the card drawn is a Heart, which is a number, team Wizard gets a point. मतलब ये एक गेम है, मतलब algorithm algorithm का गेम टाइप का बनाया गया है कि ड्रैगन्स एंड विजार्ड का। तो दो टीमों ने बनाया, ड्रैगन्स एंड विजार्ड। तो उसका रूल क्या है कि if card is drawn is a diamond or a club, team dragons gets point. If the card drawn is a heart, मतलब चार होती है ना इसमें, डायमंड, क्लब, हाँ, हार्ट, चार होती है ना कार्ड वो उसमें, डायमंड। अच्छा, इसमें डायमंड, क्लब और ये हार्ट रखा है। अगर हार्ट आया तो विजार्ड वाला जीतेंगे, पॉइंट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बोला इफ द कार्ड इज ड्रॉन इज हार्ट देन नॉट एंड इज नॉट नंबर, ड्रैगन गेट्स ए पॉइंट। यहाँ पे लिखा है हार्ट विच इज नंबर, तो विजार्ड आएंगे। वो इसलिए अगर नंबर भी होना चाहिए तो विजार्ड आएगा। तो अगर विजार्ड तो अगर नंबर नहीं आई
तो कौन जीतेगा? ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा। तो एनी अदर कार्ड टीम विजार्ड गेट्स ए पॉइंट। हाँ, द टीम विथ हाईएस्ट पॉइंट इज द विनर। लेट अस आइडेंटिफाई द फ्लोइंग कार्ड। देखिए इनपुट शेप और वैल्यू। शेप और वैल्यू, क्योंकि उसको वैल्यू नंबर क्या वैल्यू है, शेप उसकी क्या है, हेट हार्ट है, हार्ट है या डायमंड है या क्लब है। तो उसके लिए तो हमको दो चीज लेना पड़ेगा, तो इसने लिया इनपुट में शेप और वैल्यू। इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्टिव टीम स्कोर्स बाय वन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कार्ड रन एज डिफाइंड इन द रूल्स। सो विनिंग टीम आउटपुट क्या आएंगे, विनिंग टीम। मान लो लेट अस राइट द कंडीशंस फॉर दिस गेम। इफ द शेप इज डायमंड, हाँ अगर यहाँ पे और मतलब क्या दोनों में से डायमंड हो या क्लब हो, तो टीम ड्रैगन के पॉइंट होगा। और मतलब और एंड इसका गेम पता होना चाहिए। एंड मतलब क्या है कि इफ में जो दो कंडीशन यहाँ पे एक लिखे है ये और ये दोनों सही होना चाहिए, तो आपका एंड वाला चलता है। लेकिन और में क्या होता है ना कि और में ये सही हो या एक सही हो, दोनों में से कोई एक सही हो तो ये आपका ये इसका ये वाला प्रिंट करेगा। हम्म। If shape is diamond or shape is club, the dragon gets point. If shape is heart and value is a number, तो उस टीम में विजार्ड को मिलेगा पॉइंट। इज इफ शेप इज हार्ट एंड वैल्यू इज नॉट अ नंबर, यहाँ पे एंड लगा है, देखा यहाँ पे एंड लगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू नंबर होना ही चाहिए किसी भी केस में। दोनों सही होगा तभी इसको विजार्ड को पॉइंट मिलेगा। फिर शेप इज हार्ट, हाँ, एंड वैल्यू इज नॉट अ नंबर, तो कौन उसको केस में ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे एंड लगा है। ये भी सही होना चाहिए, नहीं सही, तब यहाँ पे ड्रैगन गेट्स ए पॉइंट, इल्स टीम विजार्ड गेट्स ए पॉइंट। और ये अगर ये मतलब ये ड्रैगन को भी पॉइंट नहीं मिला, विजार्ड को यहाँ पे नहीं पॉइंट मिला, फिर इसमें ड्रैगन को नहीं मिला, तो विजार्ड को पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो विजार्ड को पॉइंट मिलेगा। तो ये सूडो कोड समझ में आ गया होगा आपको। सूडो कोड प्रोग्राम कैन बी फ्लो जाए ड्रैगन, डी पॉइंट फॉर ड्रैगन एंड डब्ल्यू पॉइंट फॉर विजार्ड स्टोर्स। जैसे यहाँ पे इनपुट शेप वैल्यू, तो डी पॉइंट इनपुट जीरो, डब्ल्यू पॉइंट जीरो। इफ शेप इज डायमंड और शेप इज क्लब, देन द इंक्रीमेंट पॉइंट। हम्म। डी पॉइंट मतलब इंक्रीमेंट कर दिया। इफ शेप इज हार्ट एंड द वैल्यू इज नंबर, देन इंक्रीमेंट विजार्ड पॉइंट, ड्रैगन पॉइंट, डी फॉर ड्रैगन पॉइंट, डब्ल्यू फॉर विजार्ड पॉइंट। इफ शेप इज हार्ट एंड वैल्यू इज नॉट ए नंबर, केस में फिर ड्रैगन के पॉइंट पर रहेगी। इज इंक्रीमेंट विजार्ड पॉइंट। और वहाँ पे इन डिफ, इफ ड्रैगन पॉइंट ग्रेटर देन विजार्ड पॉइंट, तो इस केस में ड्रैगन जीतेंगे, अदरवाइज विजार्ड जीतेंगे। ये मतलब क्या है, रिपीटेशन आप पढ़ेंगे ये समझ में आ गया होगा। ये सब चीज थोड़ा करेंगे ना खुद से कॉपी पे लिख के, तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर बात करेंगे रिपीटेशन। व्हेन गिविंग direction to go to some place by same thinking, like something like walk 50 steps and then turn right, or walk till the next crossing and take a right turn. Consider some other examples like clap your hand 5 times, walk 10 steps ahead, jump on the spot till you get tired. These are the kind of attachment we use when we want to something to do repeatedly for a given number of times. Like suppose 10 cards need to be withdrawn in the previous card games. Example 4.7. Then pseudo code need to be repeat 10 times to decide the winner. All these are examples of repetition. In programming, repetition is known as iteration or loop. ये ना लूप समझना, ये मतलब प्रोग्रामिंग है, इसको इसको तीन हो लूप होती है, फॉर लूप, हाँ, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये तीन लूप होती है। इसी की बात करें, ये चीज ना जब आपको रिपीटेशन जैसे 1 से 10 तक प्रिंट करना हो, एक से मतलब 1 से 10 प्रिंट करना हो, तो प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, प्रिंट फाइव, प्रिंट 10 तक तो कर लोगे। लेकिन प्रिंट एक से लेके 1000 तक प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी ना, तो वहाँ पे लूप की यूज होती है। तो ये लूप इजिली कर देंगे। A loop in an algorithm means execution of some program statements repeatedly till some specified condition is satisfied. Write pseudocode and draw flowchart, accept 5 numbers and find their average. Write pseudocode and draw flowchart, accept 5 numbers and print their average. जब आपको pseudocode and flowchart बताना है, तो शुरू से माने इनपुट लिया, सेट
सेट काउंट इक्वल टू 0, sum equal to 0. While count less than 5, repeat step 3 to 5. Input a number to num, sum equal to sum plus sum, count equal to count plus 1. Compute average equal to sum plus 5. Print average. For example, if counter called count, keep track of number times the loop has been repeated. For every iteration of a loop, the value of count is increased by 1 until it performs the set of numbers of repetitions given in the iterations condition. These are the situations when we are not aware before about the number of times to set a statement need to be repeated. Such a requirement of unknown number of iterations are handled using a while construct, the while loop. तो यहाँ पे जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपको तो पता है कि 5 बार आपको रिपीट करना है ना, while count less than 5 और आपको सम प्लस काउंट प्लस 1 काउंट प्लस 1, तो ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है हैंडल करना। तो इसके लिए ना लूप बनी है, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। तो ये सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे राइट अ सूडो कंट्रोल फ्लो चार्ट एसेट ऑल टिल द यूजर इंटर 0 एंड फाइंड द एवरेज। मतलब वो ऐसा मतलब कोड प्रोग्राम बनाओ कि जब तक वो यूजर इंटर 0 ना कर दे, तो एक नंबर डालो और वो तो 0 तक 0 ना डाल दे तब तक उसका एवरेज निकालते चलो। तो आपने काउंट 0 कर लिया, सेट काउंट सम 0 कर लिया, इनपुट आपने नंबर डाल दिया, जो नंबर मान लो 10 लिया चाहे 5 लिया कुछ भी। while number is not equal to 0, repeat step 4 and 5. Sum equal to sum plus num, count plus 1. Input sum, computable average, sum by count, print average. the pro chart मतलब ये है ना, जैसे आप एक नंबर डाल के देखो, जैसे मैं बताता हूँ कि नंबर मान लीजिए 10, हाँ, while num is not equal to 0, 10 0 के बराबर है नहीं, तो रिपीट स्टेप 4 एंड 5। 4 में क्या है, सम प्लस नम, तो सम आपका क्या है, सम क्या है 0, नम क्या है 10, इसको सम कर दो, इसको रख दो, सम में डाल दो, क्या आप वैल्यू हो गई 10 आपकी। फिर काउंट प्लस 1, काउंट पहले 0 थी ना, अब काउंट वैल्यू 1 हो गई। फिर उसी तरह अब इनपुट ये हो गई, फिर इनपुट नम, 3 में स्टेप 4 टू 6, अब 6 इनपुट नम, तो नम आपने क्या करा था, 10 इनपुट 10 करा था, फिर अब यहाँ पे इनपुट लोगे, इनपुट नम, फिर कंप्यूट एवरेज सम बाय काउंट। लेकिन आपको 7 स्टेप पे नहीं पहुंच पाओगे, क्यों, आपको यहाँ रिपीट करना है 4 टू 6, क्योंकि आपकी ये 0 के बराबर नहीं हुई है। फिर जब 0 के बराबर हो जाएगा तो सम डिवाइड बाय काउंट, तो आपकी आ गई एवरेज। वहीं पे ये लिखा हुआ है स्टार्ट काउंट सम, इनपुट दोगे, फिर आपको नम इक्वल टू 0, सम बाय काउंट, प्रिंट एवरेज स्टॉप। यहाँ पे नम है, नो है, यस है, तो नो के केस में सम प्लस नम, काउंट प्लस 1। इन दिस एग्जांपल वी डू नॉट नो हाउ मेनी नंबर्स आर यूजर इज गेटिंग टू इंटर बिफोर इंटरिंग 0, तो उसके बीच में कितना नंबर वो 0 डाल देंगे, कोई अथी नहीं है। आपको इरिटेशन करते रहने, मतलब कि जैसे ना, अभी क्या करा आपने फर्स्ट टाइम में, एक मिनट, जैसे अभी यहाँ पे आपने क्या डाला था, 10 डाला था ना, 10, यहाँ पे आपने 10 डाला था, तो 10 सम क्या था आपका 0, 10 प्लस 0, ये आपकी यहाँ पे सम 10 हो गई। फिर से आप वहाँ पर नंबर डलवाएंगे आपको, है ना, इनपुट नम, फिर आपने मान 9 डाल दिया, 8 डाल दिया, 7 डाल दिया, फिर ये वाला स्टेप आपको करेंगे। जब तक ये 0 नहीं डालेंगे ना, तब तक वो सम आपका प्रिंट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो ना यूजर। ये तो फिक्स नहीं कि यूजर कब 0 डालेंगे, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो गई ना। तो इस केस में तो वही बात यहाँ पे कि सम आई, नम सम प्रिंट नम, मान लीजिए आपने नम आपने 5 यहाँ पे डाला, तो देखिए नम 0 के बराबर है, नो, तो फिर क्या करेगा यहाँ पे, एक मिनट, 5, फिर सम इक्वल टू 5, सम तो पहले से 0 था प्लस 5, सम में अब आ गई 5, काउंट आपका 0 था तो काउंट 1 हो गई, और फिर इनपुट नम, फिर यहाँ से इनपुट लेगा कुछ, 9 5 डाला था 4 डालेगा, फिर यहाँ पे आएगा 4 बराबर है क्या, नहीं, सम कितना था आपका पहले से, सम आपका मान लो 5 था ना पहले से, 5, फिर इसमें 4 गई, 4 प्लस 4 सम आपका 9 हो गई, इस बार काउंट क्या हो गई, 2 हो गई। ये रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आप यूजर आपको यहाँ पे 0 ना डाल दे। वेरीफाइंग एल्गोरिदम्स,
Can you imagine what could happen if a banking software does not work correctly? Supposing the functioning of the online money transfer module is not programmed correctly and it credit into the account only half amount transaction. What happens if the account is debited instead of being credited? Such a faulty software will mess up the working of the complete system and cause hoax. Today, software are used in a more critical service like in the medical field or in space shuttles. Such software needs to be worked correctly in every situation. Therefore, the software design should make sure that the functioning of all the components are defined correctly, checked and verified in every possible way. When we are told the formula of the sum first natural number n into n plus 1 by 2, how do we verify it? Well, we can check this formula for a small numbers for which we can manually calculate the sum. Let n equal to 6. मतलब छोटा सा तो manually calculate कर सकते हो हाँ कि दोनों बराबर है कि सही है कि नहीं. While we try with the sum more number, this way ensure that the formula works correctly. In same way, we can verify the algorithm. We want to verify that is working as expected. To verify, we have to take different input value and go through all the steps of algorithm to yield the desired output. For each input value, I may modify or improve as per the need. The method of taking an input and running through the steps algorithm is sometimes called dry run. Such a dry run help us to identify the incorrect steps in algorithm, figure out missing details, specify in algorithm. It is important to decide the type of input value to be used for simulations. In case of all possible input values are not tested, then program will fail. What happens if there is some other case for which does it not work? Let us look at example. Write an algorithm to calculate the time taken to from place A to place to C via B, where time taken to be go from A to B and B to C are given. That is one to algorithm to add then add time in given hours, minutes. One way to write the algorithm. पहले value ये T1 input H1 MM1 value for T2. ये एल्गोरिदम एक बार आप खुद से ही देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रही है. हाँ तो ये एल्गोरिदम एक बार देख लीजिएगा करके. तो कंपेरिजन ऑफ एल्गोरिदम बैठे तो देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. यही बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको बताएंगे कि कैसे ये इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. So comparison of origin. There can be more than one approach to solve a problem using computer, and hence we can have more than one algorithms. Then one may ask the algorithm should be used. Consider the problem of finding the whether a given number is prime or not. Prime number are of great importance in computer science as they find application in database, security file comparisons or decomposition, modulations or decomodulation. There can be four different ways to write algorithm. To check whether given number is prime number or not, shown in the स्टार्टिंग नंबर भी डिविजन टू. मतलब वो प्राइम नंबर के चार तरीका हो सकते हैं. वो divide the given number dividend and check if there are any factors increase the division in each iteration and repeat the previous steps as long as division less than dividend. So there is a factor then given number is not a prime. मतलब प्राइम नंबर के एक फैक्ट मतलब अपने आप से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे तो चेक करेंगे. फिर कोई नंबर वो डिवाइड करके देखेंगे हर एक नंबर से और वो देखे अगर आ गया इक्वी डिवीजन तो उस केस में बताएंगे नॉट प्राइम. Instead of testing all the numbers till the dividend, only test of the half of the given number value because the divisor cannot be more than half of the divided. जैसे मान लीजिए ये कहना या 4 जैसे मान लीजिए ये क्या है आपको 11 मतलब 10 है ना 10 तो 10 किससे किससे भाग लगेंगे 1 से लग जाएंगे 2 से लग जाएंगे 3 से नहीं लगेंगे 4 से नहीं 5 से लगेंगे 6 से लगेंगे क्या 7 से लगेंगे क्या 8 से लगेंगे 9 से 10 से. तो देखिए ये हाफ है ना ये हाफ के बाद है तो हाफ के बाद वो किसी से नहीं लगता है. प्राइम नंबर का ही नियम है कि वो एक से तो लगेगा ही अपने एक से और अपने आप से लगे तो ये दोनों को हटा दो आप. बच गई इसके हाफ में 2 3 4 5 इधर चेक करना है. इधर हम चेक ही क्यों करें पहला वाला एल्गोरिथम कह रहा है कि हम पहले वाले पॉइंट पर कह रहा है कि हम सारा से चेक करेंगे आप फिर देखेंगे कि हाँ मतलब लास्ट नंबर तक 6 7 8 से भी देखेंगे तो वहां तक क्यों चेक करना किसी एक से हो गया तो मतलब नहीं होगा भाग लगेगा ही नहीं. तो हाफ हाफ तो ये सीक्रेट वाला बोला हम हाफ तक ही देखेंगे. In the method one only test of the square root of the divided numbers. Hmm. Given a prior list of prime number till 100, divide the given number by each number in the list. If they are not divisible by any number, then the number is prime, else it is not a prime. All those four methods can check if a given number is prime or not.
Now the question is which method is better or efficient. So algorithm one require large number of calculation means more processing time. It check for all the number as long as divisor is less than the number. If the given number is large, the method will take more time to the given output. So algorithm two is more efficient than one. It checks for divisibility till half the number, and thus it reduces the time for computation of the prime number. Algorithm third is even more efficient as it checking for divisibility till the square root of the number. It is the divisibility ये 30 पहला दूसरा तो समझ गए थे पॉइंट ऑफ। हाँ, पहला दूसरा तो आप समझ गए थे ना कि हाफ तक कर रहे थे, पहला पूरा कर रहा था। अब ये कह रहा है कि हम हाँ थर्ड पॉइंट कर रहा है कि हम इसके स्क्वायर रूट तक ही देखेंगे, जैसे 10, 10 के स्क्वायर रूट नियर अबाउट कितने आएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मान लीजिए 9 है ना, 9 तो 10 ही मान लो, 10 तो स्क्वायर रूट 10 से कितने बनाएंगे ना। मोर इफिशिएंट चेक द फिल द स्क्वायर रूट द नंबर इधर बाय फर्दर रिड्यूसिंग द टाइम टेकन। तो स्क्वायर रूट 10 से क्या आएंगे, 10 के स्क्वायर रूट। और चलो अपने अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देख लीजिए एक्यूरेट कितना आ रहा है। तो 3.16, 3.16 ये बोला कि हम यहीं तक चेक करेंगे। हाँ, यहीं तक चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसी में आपके जैसे आप 9 है, 9 दे रहे, ये 3 तक चेक करेंगे। तो 11 है, 11, 11 के क्या होगा, मतलब स्क्वायर रूट नियर अबाउट 3.3। तो ये 4 तक, मतलब इसके फ्लोर पे 4 तक चेक करेंगे 11 के, और इसके अलावा है तो यहीं तक चेक करेंगे, एक बीच में आ गई तो वो प्राइम नंबर नहीं है। Therefore, for as an algorithm for using only prime numbers smaller than the given number for divisibility, it further reduce the calculations. But in this method, we require to store the list of prime number first. So thus it takes an additional, इसमें करा कि प्राइम नंबर इसे जो छोटा है ना उसको स्टोर कर लेंगे कि फोर्थ नंबर में, जैसे 11 है तो उससे प्राइम नंबर का छोटा 7, फिर उसके लिए हमको ना ये स्टोर करने के लिए फिर एक्स्ट्रा कुछ लगेगा स्टोर करने के लिए ना, जैसे एरे लिस्ट कुछ भी लग सकता है। So algorithm can be compared and analyzed on the basis of the amount of processing time that need to run and amount of memory that is needed to execute the algorithm. There, these are the terms as time complexity and space complexity respectively. तो ये चीज टाइम complexity and spacefulity पे डिपेंड करती है। The choice of algorithm above another is done depending on how efficient they are in terms of processing the time required complexity. तो वो थर्ड वाले में तो टाइम काफी कम लगेगा, and the memory utilizing space complexity। अब फोर्थ वाला की बात करें तो उसमें फिर भी दूसरा मेमोरी, मतलब आप एरे यूज करोगे है ना, मतलब प्राइम नंबर के ये स्टोर करने के लिए उसे स्मॉल वाला का, तो वो चीज सही नहीं होगी। तो इस मतलब टाइम जो कम टाइम में कर दे और कम समय ले, तो वो बेटर एल्गोरिदम मानी जाती है। एक मिनट डेढ़, थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग की। Once an algorithm is finalized, it should be coded in a high-level programming language as selected by the programmer। वो programmer select करते हैं, पाइथन हो सकता है, सी हो सकता है, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी हो सकता है। The other set instructions are written as in the programming language by following its syntax. Syntax is a set of rules or grammar that governs the formulation of the statement in the language, such as spelling, order of words, punctuations। ये syntax है कि सबका अलग अलग syntax होते हैं सब language का। The machine language or low language consists of 0 and 1. One is the ideal way to write the computer program. The program written using binary digits are directly understood by the computer hardware, but they are difficult to deal with any comprehend by humans. This led to intention of the high-level languages are close to natural language and are easier to read, write, and maintain, but are not directly understood by the computer hardware. मतलब but by the hardware. An advantage of the using high language is that they are portable. They can run on different types of computer with little or no modification. Low-level program can run on only kind of computer and have to rewrite in order to run another type of system. So a wide variety of high level such as Fortran, C, C++, Java, Python, etc. exists.
हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। A program written in high level language is called source code। हम्म, जो इंजीनियर लिखते हैं मतलब वो कोड पाइथन में सी तो वो आपकी हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। वी नीड टू ट्रांसलेट द सोर्स इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर so that it can understood by the computer। We have learned about the compiler interpreter in chapter 1। चैप्टर 1 हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर देखे थे, वो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। There are multiple programming language available and choosing the one suitable for our requirement required us to consider many factors. It depends on the platforms where the program will run. We need to decide whether the applications would be desktop application, mobile application, or web application. Desktop and mobile application are generally developed for a particular operating system for certain hardware, whereas the web application are accessed in different devices using web browser and may use resources available over cloud. Besides, programs are developed not only to work on the computer, a mobile or web browser, but it may also be written for embedded systems like digital watch, MP3 player, traffic signals or vehicles, medical equipment, and other smart devices. In such cases, we have to look for other specialized programming tools for sometimes write programs in assembly language. Decomposition. Sometimes problem may be complex, that is, its solution is not directly derivable. In such a case, we need to decompose it into smaller parts. Let us look at the railway reservation system or we talked about earlier. There are complex plans of designing a good railway reservation is so means designing the different components of the system and then making them work with each other efficiently. The basic idea of solving a complex problem by decomposition to decompose or break down a complex problem into a smaller sub-problem as shown in the figure. These sub-problems are relatively easier to solve the original problem. Finally, sub-problems are combined in a logical way to obtain the solution for bigger map problems. Plain information, days, timing, stations, classes, and birth. Duration information, booking online or close, available, waiting list, cancellation, refund, information about staff, security, railway infrastructure, food service, billing service. ये सबको अलग-अलग बांट लिए. Break down the complex problem into a sub-problems also means that each problem can be examined in detail. Such each sub-problem can be solved independently and by different persons or teams. Having a different teams working on different sub-problems can also be advantageous because specific sub-problems can be assigned to teams who are experts in solving such problems. There are many real-life problems which can be solved using decomposition. Example including solving problems in mathematics, science, events management tool, school weather forecasting, delivery management tools. Once the individual sub-problems are solved, it is necessary to test them for their correctness and integrate them to get the solution। डिकम्पोजिशन मतलब कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे में ब्रेक कर लो और उसको सोल्व कर लो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो सारे को। तो ये हो गई डिकम्पोजिशन की। यहाँ पे इसकी समरी दी हुई है, समरी पढ़ सकते हैं एंड एक बार है ना आप लोग क्वेश्चन बनाने की ट्राई कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आए, मतलब कुछ भी इश्यू लगे तो आप कमेंट पे पूछिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको बना के। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने यहाँ तक बना मतलब बहुत कुछ सीखा है, एनसीईआरटी पढ़ा है। एनसीईआरटी मतलब यहाँ से अगर पढ़ लिए ना तो मतलब एक फील आती है कि हाँ हाँ ये चीज मुझे पढ़ना है, इससे बियॉन्ड हमको जाना नहीं है। तो ये चीज बाउंड्री सेट करती है। तो ओके चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।